बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब चैनल, दैट्स माय चैनल, दैट्स योर चैनल। आज के इस लेक्चर को हम आगे एमडी कैट का आज बायोजेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हमें ना रिप्रोडक्शन चैप्टर को जरा अच्छे तरीके से करवा दें। ठीक है, तो मैंने उन बच्चों के लिए भी बेसिकली कुछ चीजें तैयार की हैं रिगार्डिंग अगर किसी के क्वेश्चन आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी का दिल चाह रहा है कि सर वो होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। अगर किसी ने कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है तो मुझे कमेंट्स में जवाब दे दीजिएगा, किसी भी तरह का, और कभी भी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, किसी भी साल के अंदर। ये नहीं कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस टाइम भी वीडियो देखें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करें और क्वेश्चन के बाद आपको उसका आंसर विद इन सेकंड के अंदर मेरा एडिटर है जो वो इंशाल्लाह ताला आपको जवाब देगा और उसके बाद मेरे से कांटेक्ट होगा। ठीक है, खैर मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। दैट वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसमें हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है आज, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट के ऊपर आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैविंग फॉलोइंग कंपोनेंट्स। मिसाल के तौर पर नंबर फर्स्ट के ऊपर जो उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज द कोएंजाइम क्यू। उसके बाद आ जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जिसमें साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। और उसके बाद मेरा बेटा है दैट वन इज अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, देयर इज अ 3 कंपोनेंट ओवर हियर, वी कैन स्टडी द बट फेडरल के हवाले से मैं अगली एक वीडियो जैसे मेरी ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी या एमडी कैट के लेक्चर्स के अंदर मैं आपको अलहदा तौर पे बताऊंगा कि ये तो मैंने नॉर्मल लेक्चर जिसमें हम बता रहे हैं एमडी कैट में अगर पीटीबी यूएचएस का है तो तब आपने आंसर क्या देना है, लेकिन नम्स के हवाले से मैं वो अलहदा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझाऊंगा क्योंकि वो एक अलहदा एक बहुत लेंथी सा टॉपिक है। तो दैट इज फ्रॉम द हाई टू लो रिलेटिव एनर्जी लेवल आपके पास आएगा। ठीक है, इसको हम लिख भी लेते हैं रिलेटिव एनर्जी लेवल। लेवल जैसे हम कहते नहीं लेवल है यार, ठीक है, लेवल वो एक वीडियो भी थी, तू मेरे लेवल का नहीं है मैं तेरे लेवल का नहीं हूं, शानदार मोबाइल आई थिंक सो, हमने किसी की एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करनी है। लेकिन याद रखिएगा कि यहां से NaDH2 हाइड्रोजन देके कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ और प्लस उसने हमने क्या दे दिए हैं, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है और यहां से इलेक्ट्रॉन को भी उसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दिया है तो यहां पर सबसे पहला जो कंपोनेंट बनेगा दैट वन इज ए कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू के बाद बनेगा जी साइटोक्रोम बी। पहले हम कंपोनेंट लिख लेते हैं, बी के बाद साइटोक्रोम सी, सी के बाद साइटोक्रोम ए, उसके बाद साइटोक्रोम A3 और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में हाफ ऑक्सीजन यहां पर लिख देता हूं। याद रखिएगा कि यहां पर भी एक एनर्जी लगेगी और यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे हमारे पास एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, वो एनर्जी फॉर्म में होगी ATP। दैट इज अ ATP की फॉर्म में हमें मिलेगी। ठीक है, एक तो यहां पर है, फिर कोएंजाइम क्यू के ऊपर भी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट FADH2 से FAD और कन्वर्ट होकर वो 2 इलेक्ट्रॉन देके जो कि कोएंजाइम क्यू के पास आएंगे और इससे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते
अच्छा, यहां पर आपने याद रखना है, ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूस फ्रॉम साइटोक्रोम बी होगी, ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूस फ्रॉम ये होगी, ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूस फ्रॉम, यानी एक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरा उसमें अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, रिड्यूस, यानी कि एक कंपोनेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कोएंजाइम क्यों ऑक्सीडाइज, रिड्यूस फ्रॉम उसकी बी, फिर ऑक्सीडाइज, फिर रिड्यूस फ्रॉम ये, फिर ऑक्सीडाइज, फिर रिड्यूस, फिर ऑक्सीडाइज, और यानी इस तरह हमें यह पता लगा कि ये जितने भी कंपोनेंट हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहे हैं, कि यहां पर हमें ऑक्सीडेशन भी नजर आ रही है और रिडक्शन भी नजर आ रही है, और बी और सी के दरमियान भी हमें एनर्जी मिलेगी, और वो किस फॉर्म में होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, एटीपी की फॉर्म में होगी। और उसके बाद हमने देखा कि जब A3 फॉर्मेशन होगी उस वक्त भी हमें लास्ट पे एनर्जी मिलेगी, और वो लास्ट पे जो एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगी। किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। वो जो दो हाइड्रोजन हैं उस एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उस वाटर मॉलिक्यूल को जनरेट कर देंगे, और वहां से जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो दो दो। तो यहां पर अब आप देखें, अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपसे नंबर ऑफ एटीपी पूछता है, तो वो आपसे कहता है भाई आप पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कितने एटीपी बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने एटीपी बने हैं। इसका मैं अलहदा भी बना देता हूं एक लेक्चर पूरा के एटीपी कैलकुलेशन के ऊपर, लेकिन वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कितने एटीपी बने हैं। तो यहां पर कैलकुलेशन के लिए आपने याद रखना है, एक तो आपने NADH याद रखने हैं, एक आपने FADH, जितने भी हैं। अब याद रखिएगा 6 उसमें थे क्रेब साइकिल में, 2 उसमें आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में 2, 10 को हम मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 एटीपी देते हैं, तो ये 30 एटीपी ये, और ये 2 ये बनते हैं, तो 2 ही एटीपी बनाते हैं, तो 4, 30 से 30, 32 या 34 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब बच्चों से क्वेश्चन होता है, बाद में कहते हैं सर जी 36 नहीं, 32 और 34 में, 34 उसका आंसर है, लेकिन 32 कैसे होते हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में जाता है तो उस वक्त उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी यूज हो जाती है वो 2 एटीपी यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उसे 32 एटीपी कहते हैं। ठीक है, और इस एटीपी में आपने एक एक याद रखना है। मसलन फॉर एग्जांपल क्रेब साइकिल में कितने थे, क्रेब साइकिल एक साइकिल के अंदर 3 NADH होते हैं, तो 2 में 6। इस तरह FADH एक साइकिल के अंदर वक्त 1, 2 साइकिल में 2, GDP मॉलिक्यूल एक वक्त में 1, 2 वक्त में 2, फिर इस तरह एक वक्त में 1 NADH ऑक्सीपायर, फिर तो 2 वक्त में 2, तो इस तरह वो 6 एटीपी टोटल ओवरऑल 30 एटीपी बनते हैं जबकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। लेकिन मैं खैर इसका एक अलग फ्लो चार्ट बना दूंगा कि आप कैसे उसको करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, यहां तक आपका बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर क्लियर आउट हो जाता है। लेकिन इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक ऐड करूंगा एटीपी कैलकुलेशंस के, वो सारे जिसमें क्लियर हो जाएंगे, और कुछ एमसीक्यूज होंगे जो कि इंपॉर्टेंट एमडी कैट के होंगे। मैं सारे के सारे लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस